किताबी कीड़ा में प्रस्तुत है सादत हसन मंटो की कहानी। आज की कहानी मेरा नाम राधा है। यह उस समय की बात है जब लड़ाई का नामो निशान न था। शायद 8-9 बरस पहले की बात है, जब जिंदगी में हंगामे बड़े तरीके से आते थे। आजकल की तरह नहीं कि बेमतलब और बेअर्थ के लड़ाई झगड़े और घटनाएं होती हैं। मैं उस समय 40 रुपये माहवार पर एक फिल्म कंपनी में नौकर था और मेरी जिंदगी हिमभू पर स्लेज की भांति मजे से गुजर रही थी। यानी प्रातः 10 बजे स्टूडियो पर गए, नियाज मोहम्मद वलन की बिल्लियों को 2 पैसे का दूध पिलाया, चालू फिल्म के लिए चालू किस्म के संवाद लिखे, बंगाली एक्ट्रेस से जो उस जमाने में बंगाल की बुलबुल कहलाती थी थोड़ी देर मजाक किया, और दादा गोरे की जो उसके सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर था थोड़ी सी खुशामद की और घर चले आए। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ कि जिंदगी की गाड़ी बड़ी नरमी से मजे में ढलक रही थी। स्टूडियो का मालिक हरमजर्जी फरामजी, जो मोटे मोटे लाल गालों वाला मौजी किस्म का ईरानी था, एक अधेड़ उम्र की खोजा एक्ट्रेस के प्रेम में फंसा हुआ था। हर नई लड़की के स्तन टटोल कर देखना उसका काम था। कलकत्ता के बऊ बाजार की एक मुसलमान वेश्या थी जो अपने डायरेक्टर, साउंड रिकॉर्डिस्ट और स्टोरी राइटर तीनों के साथ इश्क लड़ा रही थी। उस इश्क का असल में मतलब यह था कि उन तीनों का प्रेम उसके लिए विशेष रूप से मौजूद रहे। बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी। नियाज मोहम्मद वलन की जंगली बिल्लियों को, जो उसने खुदा मालूम स्टूडियो के लिए क्या असर पैदा करने के लिए पाल रखी थी, 2 पैसे का दूध पिलाकर मैं रोज उस बन की सुंदरी के लिए मुश्किल भाषा में संवाद लिखा करता था। उस फिल्म की कहानी क्या थी, प्लॉट कैसा था, स्पष्ट है कि इसका पता मुझे कुछ नहीं था, क्योंकि उस जमाने में मैं एक मुंशी था जिसका काम केवल आज्ञा मिलने पर जो कुछ कहा जाए गलत सलत उर्दू में, जो डायरेक्टर साहब की समझ में आ जाए, पेंसिल से एक कागज पर लिख कर देना होता था। खैर, बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी और अफवाह यह थी कि दलीप का पार्ट अदा करने के लिए एक नया चेहरा सेठ हरमजी फरामजी कहीं से ला रहे हैं। हीरो का पार्ट राजकिशोर को दिया गया था। राजकिशोर रावलपिंडी का एक सुंदर एवं स्वस्थ युवक था। उसके शरीर के बारे में लोगों का ख्याल था कि बहुत मर्दाना और सुडौल है। मैंने कई बार उसके बारे में गौर किया, लेकिन मुझे उसके शरीर में, जो कि निश्चय ही कसरती और गठीला था, कोई खिंचाव नजर न आया। लेकिन उसका कारण यह भी हो सकता है कि मैं बहुत ही दुबला और मरियल किस्म का आदमी हूँ और अपने भाई बंधुओं के शरीर की निरख परख करने का इतना आदी नहीं जितना कि उनके दिलो दिमाग और आत्मा के बारे में सोचने का आदी। मुझे राजकिशोर से घृणा नहीं थी, इसलिए कि मैंने अपनी उम्र में शायद ही किसी आदमी से घृणा की है, लेकिन वह मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। इसका कारण मैं धीमे धीमे बताऊंगा। राजकिशोर की भाषा भाव ठेठ रावलपिंडी थे, जो कि मैं बहुत ही पसंद करता था। मेरा विचार है कि पंजाबी भाषा में यदि कहीं बढ़िया शेर मिलते हैं तो वे रावलपिंडी की भाषा में ही आपको मिल सकते हैं। उस शहर की भाषा में एक अजीब तरह का मर्दानापन है जिसमें भारी आकर्षण और मिठास है। यदि रावलपिंडी की कोई स्त्री आपसे बात करे तो ऐसा लगता है कि मीठे आम का रस आपके मुंह में चुसाया जा रहा है। लेकिन मैं आमों का की नहीं, राजकिशोर की बात कर रहा था, जो मुझे आम से बहुत कम प्रिय था। राजकिशोर, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, सुंदर एवं स्वस्थ युवक था। यहाँ तक बात खत्म हो जाती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन परेशानी यह थी कि उसने, यानी राजकिशोर को खुद अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य का ज्ञान था। ऐसा ज्ञान जो कम से कम मेरे लिए स्वीकार्य नहीं था। स्वस्थ होना बहुत अच्छी चीज है, किंतु अपने स्वास्थ्य को दूसरे पर बीमारी बनाकर लादना बिल्कुल दूसरी चीज है। राजकिशोर को यही बड़ा बुरा मर्ज था कि वह अपना स्वास्थ्य, अपना सुडौलपन प्रदर्शित कर करके दूसरे कमजोर लोगों को अपमानित करने की कोशिश किया करता था। इसमें कोई शक नहीं कि मैं दमा का मरीज हूँ, कमजोर हूँ। मेरे एक फेफड़े में हवा खींचने की बहुत कम ताकत है, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी कमजोरी का प्रचार नहीं किया। हालांकि मुझे इसका पूरा पूरा ज्ञान है कि आदमी अपनी कमजोरियों से इसी तरह फायदा उठा सकता है जिस तरह की वह अपनी ताकत से उठा सकता है। लेकिन मेरा ईमान है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सौंदर्य मेरे लिए वह वस्तु है जिसकी लोग चिल्ला चिल्ला कर नहीं, वरन हृदय हृदय में ही सराहना करें। मैं उस स्वास्थ्य को बीमार समझता हूँ जो कि नंगा होकर 7 पत्थर बनकर टकराता फिरे। राजकिशोर में वे सब सौंदर्य मौजूद मौजूद थे जो एक युवक में होने चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि उसे उन सौंदर्य का बहुत ही भोंडा प्रदर्शन करने की आदत थी। आपसे बात कर रहा है और अपने एक बाजू के पट्टे अकड़ा रहा है और खुद को ही दाद दे रहा है। बहुत ही गंभीर वार्ता हो रही है, यानी स्वराज की बात छिड़ी है और वह अपने खादी के कुर्ते के बटन खोलकर अपने वक्ष की चौड़ाई का अंदाजा कर रहा है।
मैंने खादी के कुर्ते का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि राजकिशोर पक्का कांग्रेसी था। हो सकता है कि वह इसी कारण से खादी के कपड़े पहनता था, लेकिन मेरे दिल में हमेशा इस बात की खटक रही कि उसे अपने देश से इतना प्यार नहीं था जितना उसे स्वयं से था। बहुत लोगों का ख्याल था कि राजकिशोर के बारे में मैंने राय कायम की है बिल्कुल ही गलत थी, इसलिए कि स्टूडियो और स्टूडियो के बाहर हर आदमी उसके शरीर, विचारों और सादगी का प्रशंसक था। यही नहीं, उसकी भाषा जो रावलपिंडी की थी, दूसरों के साथ साथ मुझे भी पसंद थी। दूसरे एक्टरों की तरह वह अलग अलग रहने का आदी नहीं था। कांग्रेस पार्टी का कोई जलसा होता तो आप राजकिशोर को वहां जरूर मौजूद पाएंगे। कोई साहित्यिक गोष्ठी हो रही है तो राजकिशोर पहुंचेगा। अपने व्यस्त जीवन में से वह अपनी जान पहचान और दुख दर्द वाले लोगों के लिए भी समय निकाल लिया करता था। सारे फिल्म प्रोड्यूसर उसकी इज्जत करते थे क्योंकि उसके चाल चलन की पवित्रता की बहुत प्रसिद्धि थी। फिल्म प्रोड्यूसरों को छोड़ दीजिए, पब्लिक को भी इस बात का अच्छा ज्ञान था कि राजकिशोर बहुत ही अच्छे चरित्र का आदमी है। फिल्मी दुनिया में रहकर पाप के धब्बों से बचे रहना किसी भी आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। यूं तो राजकिशोर एक सफल हीरो था, लेकिन उसके लिए इस एक गुण ने उसे बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। नागपाड़े में मैं जब शाम को पान वाले की दुकान पर बैठता था तो प्रायः एक्टर और एक्ट्रेसों की बातें हुआ करती थी। लगभग हर एक एक्टर एक्ट्रेस के संबंध में कोई ना कोई स्कैंडल प्रसिद्ध था, लेकिन राजकिशोर का जब भी जिक्र आता तो श्यामलाल पनवाड़ी बड़े मजेदार लहजे में कहता था, मंटो साहब, राज भाई ही एक ऐसा एक्टर है जो लंगोट का भारी पक्का है। मालूम नहीं श्यामलाल उसे राजभाई कैसे कहने लगा था, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना अधिक अचंभा भी नहीं था, इसलिए कि राजभाई की मामूली से मामूली बात भी एक कारनामा बनकर लोगों तक पहुंच जाती थी। उदाहरण के तौर पर बाहर के लोगों को उसकी आमदनी का पूरा पूरा ज्ञान था। अपने बाप को महीने का खर्च क्या देता है, अनाथालयों को महीने का चंदा कितना देता है, उसका अपना जेब खर्च क्या है, ये सब बातें लोगों को इस तरह मालूम थी जैसे वे चीजें उन्हें जबानी याद कराई गई। श्यामलाल ने एक दिन मुझे बताया कि राजभाई का अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार है। उस जमाने में जब आमदनी का कोई जरिया नहीं था, बाप और नई बीवी उसे तरह तरह के दुख देते थे, लेकिन राजभाई की तारीफ है कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया और उन्होंने अपने सिर आंखों पर जगह दी। अब दोनों पलंग पर बैठे राज करते हैं। हर सुबह सवेरे राज अपनी सौतेली माँ के पास जाता है, उसके चरण छूता है, बाप के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और आज्ञा मिले उसका तुरंत पालन करता है। आप बुरा ना मानिए, मुझे हमेशा राजकिशोर की बड़ाई सुनकर उलझन सी होती थी, खुदा जाने क्यों। मैं जैसे पहले ही कह चुका हूँ, मुझे उससे कोई ईर्ष्या या घृणा नहीं थी। उसने मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया था, और उस जमाने में जब मुंशियों की कोई इज्जत और वक़्त ही नहीं थी, वह मेरे साथ घंटों बातें किया करता था। मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण था, लेकिन ईमान की बात है कि मेरे दिलो दिमाग के किसी अंधेरे कोने में यह शक बिजली की तरह कौन जाता था कि राज बन रहा है। राज की जिंदगी बिल्कुल बनावटी है, लेकिन परेशानी यह थी कि मेरे विचारों का कोई आधार नहीं था। लोग देवताओं की तरह उसकी पूजा करते थे और मैं दिल ही दिल में घुटता रहता था। राज की बीवी थी, 4 बच्चे थे, वह अच्छा पति और अच्छा पिता था। उसकी जिंदगी पर से चादर का कोई कोना भी हटाकर देखा जाता तो आपको कोई धब्बेदार चीज नजर ना आती। यह सब कुछ था, लेकिन उसके होते हुए भी मेरे दिल में बराबर शक बना रहता था। खुदा की कसम, मैंने अपने दिल को लानत मलानत दी कि भाई तुम बड़े ही वाहियात हो कि ऐसे अच्छे आदमी को, जिसे सारी दुनिया अच्छा कहती है और जिसके बारे में तुम्हें कोई शिकायत भी नहीं, क्योंकि बेकार शक की नजरों से देखते हो। यदि एक आदमी अपना सुडौल बदन बार बार देखता है तो यह कौन सी बुरी बात है। तुम्हारा बदन भी यदि ऐसा ही खूबसूरत होता तो बहुत संभव है कि तुम भी यही हरकत करते। कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने दिलो दिमाग को कभी तैयार न कर सका कि वह राजकिशोर को उसी नज़र से देखे जिससे वह दूसरों को देखते थे। यही कारण था कि मैं बातचीत के बीच में उससे उलझ जाया करता था। मेरी तबीयत के खिलाफ कोई बात की और मैं हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया। लेकिन ऐसी छुटपुट घटनाओं के बाद हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और मेरे हलक में एक अवर्णनीय कड़वाहट रही। मुझे उससे और भी ज्यादा उलझन होती। इसमें कोई शक नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई स्कैंडल नहीं था। अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी स्त्री का मैला या उजला दामन उससे बंधा नहीं था। मैं यह भी मानता हूँ कि वह सब एक्ट्रेसों को बहन कहकर पुकारता था और वे भी उसे प्रत्युत्तर में भाई कहा करती थी। लेकिन दिल में हमेशा लिए यही सवाल किया कि संबंध कायम करने की ऐसी क्या ज्यादा जरूरत है। भाई बहन का संबंध कुछ और है, लेकिन किसी स्त्री को अपनी बहन
कहना उस भाव से जैसे यह बोर्ड लगाया जा रहा है कि सड़क बंद है या यहाँ पेशाब करना मना है। बिल्कुल दूसरी बात है। यदि तुम किसी स्त्री से गहरा संबंध करना नहीं चाहते तो उसका ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है। यदि तुम्हारे दिल में तुम्हारी बीवी के सिवा किसी स्त्री का ख्याल नहीं आ सकता तो उसका इस्तेहार देने की क्या जरूरत है। यह और इस तरह की दूसरी बातें चूंकि मेरी समझ में नहीं आती थी, इसलिए मुझे अजीब किस्म की उलझन होती थी। खैर, बन की सुंदरी की शूटिंग चल रही थी। स्टूडियो में खासी चहल पहल थी। हर रोज एक्स्ट्रा लड़कियां आती थी जिनके साथ हमारा दिन हंसी मजाक में गुजर रहा था। एक दिन नियाज मोहम्मद वलन के कमरे में मेकअप मास्टर, जिसे हम उस्ताद कहते थे, यह खबर लेकर आया कि दलीप के रोल के लिए जो लड़की आने वाली थी आ गई है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उस समय चाय का दौर चल रहा था। कुछ उसकी हरारत थी, कुछ इस समय खबर ने हमको गरमा दिया। स्टूडियो में नई लड़की का आना हमेशा खुशी का समाचार हुआ करता था। इसलिए हम सब नियाज मोहम्मद वलन के कमरे से निकलकर बाहर चले आए ताकि उसके दर्शन किए जा सके। शाम के वक्त जब सेठ हराम जी फरमान जी ऑफिस से निकलकर असली तबिलची की चांदी की डिबिया से दो खुशबूदार तंबाकू वाले पान निकालकर अपने चौड़े गले में दबाकर बिलियर्ड खेलने वाले कमरे का रुख कर रहे थे, हमें वह नई लड़की नजर आई। सांवले रंग की स्त्री थी। मैं केवल इतना ही देख सका क्योंकि वह जल्दी जल्दी सेठ के साथ हाथ मिलाकर स्टूडियो की मोटर पर बैठकर चली गई। कुछ देर बाद नियाज मोहम्मद ने बताया कि उस स्त्री के होंठ मोटे थे। शायद वह केवल होंठ को ही देख सका था। उस्ताद, जिसने शायद इतनी झलक भी न देखी थी, सिर हिलाकर बोला, यानी बकवास है। 4-5 दिन गुजर गए लेकिन वह नई लड़की स्टूडियो में नहीं आई। 5वें या 6ठे दिन जब मैं गुलाब के होटल से चाय पीकर निकल रहा था, अचानक मेरी और उसकी मुठभेड़ हो गई। मैं हमेशा स्त्रियों को 4 आंखों से देखने का आदी हूँ। यदि कोई स्त्री एकदम से मेरे सामने आ जाए तो मुझे उसका कुछ भी नजर नहीं आता। क्योंकि अप्रत्याशित रूप से उससे मेरी मुठभेड़ हुई थी, इसलिए मैं उसकी शक्ल सूरत के बारे में कोई अंदाजा न कर सका। हाँ, पर मैंने जरूर देखे उसके पैर, जिसमें नई चाल के स्लीपर थे। लेबोरेटरी से स्टूडियो तक जो रोड जाती थी उस पर मालिकों ने बजरी बिछा रखी थी। उस बजरी में बेशुमार गोल गोल पट्टियां थी जिन पर से जूता बार बार फिसलता है। क्योंकि उसके पाँव में खुले स्लीपर थे, इसलिए चलने में उसे कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उस मुलाकात के बाद धीरे धीरे मिस नीलम से मेरी दोस्ती हो गई। स्टूडियो में लोगों को खैर इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके साथ मेरे संबंध बहुत ही खुले थे। उसका असली नाम राधा था। मैंने जब एक बार उससे पूछा कि तुमने इतना प्यारा नाम क्यों छोड़ दिया, तो उसने जवाब दिया, यूं ही। लेकिन फिर कुछ देर बाद कहा, यह नाम इतना प्यारा है कि इसे फिल्मों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब शायद सोचे कि राधा धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री है। जी नहीं, उसका धर्म और उसकी बला से दूर का भी संबंध न था। लेकिन जिस तरह मैं हर नया काम शुरू करने से पहले कागज पर बसमल्लाह अर्थात जय प्रभु के शब्द लिखता हूँ, इसी तरह शायद उसे भी साधारण रूप से राधा नाम से अधिक प्रेम था। क्योंकि वह चाहती थी कि उसे राधा ना कहा जाए, इसलिए मैं भी आगे उसे नीलम ही कहूंगा। नीलम बनारस की वेश्या की पुत्री थी। वहां की बोलचाल और भाव में जो बहुत अच्छा मालूम होता था। मेरा नाम सादत होने पर भी शादी कहा करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा था, नीलम, मैं जानता हूँ कि तुम सादत कह सकती हो, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम अपनी गलती ठीक क्यों नहीं करती। यह सुनकर उसके सांवले होंठ पर, जो बहुत पतले थे, एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने जवाब दिया, जो गलती मुझसे एक बार हो जाए मैं उसे ठीक करने की कोशिश नहीं किया करती। मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को मालूम है कि वह स्त्री जिसे स्टूडियो के तमाम लोग एक मामूली एक्ट्रेस समझते थे, विचित्र प्रकार के गुणों की खान थी। उसमें दूसरे एक्ट्रेसों का सा ओछापन नहीं था। उसकी गंभीरता, जिसे स्टूडियो का हर आदमी अपनी ऐनक से गलत रंग में देखता था, बहुत प्यारी चीज थी। उसके सांवले चेहरे पर, जिसकी त्वचा बहुत ही साफ और एक सी थी, यह गंभीरता, यह साफ तबीयत तथा प्रसन्न मुद्रा उसके हित में अहित बन गई थी। इसमें कोई शक नहीं। उससे उसकी आंखों में, उसके पतले होठों के कोनों में दुख की बेमालूम रेखाएं स्पष्ट हो गई थी। लेकिन यही एक बात थी जिसने उसे दूसरी स्त्रियों से बिल्कुल भिन्न कर दिया था। मैं उस समय भी आश्चर्य में था और अब भी वैसा ही हैरान हूं कि नीलम को बन की सुंदरी में दलीप के रोल के लिए क्यों चुना गया था। इसलिए कि उसमें तेजी और तर्रारी नाम की भी न थी। जब वह पहली बार अपने वाहियात पार्ट को अदा करने के लिए तंग चोली पहनकर सेट पर आ गई तो मेरी निगाहों को बहुत दुख हुआ। वह दूसरों की स्थिति को तुरंत ही भाप जाया करती थी।
इसलिए मुझे देखते ही उसने कहा, डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि तुम्हारा पार्ट चूंकि शरीफ स्त्रियों का नहीं है, इसलिए तुम्हें इस तरह की वेशभूषा दी गई है। मैंने उनसे कहा, यदि यह वेशभूषा है तो मैं आपके साथ नंगी चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने उससे पूछा, डायरेक्टर साहब ने यह सुनकर क्या कहा? नीलम के होठों पर एक अर्थपूर्ण पूर्ण हल्की मुस्कुराहट खेल गई। उन्होंने तसव्वुर में मुझे नंगी देखना शुरू कर दिया। ये लोग भी कितने मूर्ख हैं। यानी उस वेशभूषा में मुझे देखकर बेचारे को तसव्वुर पर जोर डालने की जरूरत ही क्या थी। सुदृढ़ मानसिक स्थिति के लिए नीलम का यह साहस ही काफी था। अब मैं उन घटनाओं की ओर आता हूँ जिनकी मदद से मैं यह कहानी पूर्ण करना चाहता हूँ। बम्बई में जून के महीने में बारिश शुरू हो जाती है और सितंबर के मध्य तक जारी रहती है। पहले 2-2.5 महीने में इतना अधिक पानी बरसता है कि स्टूडियो में काम नहीं हो सकता। बन की सुंदरी की शूटिंग अप्रैल के अंत में हुई थी, जब पहली बारिश हुई थी। तो हम अपना तीसरा सेट पूरा कर रहे थे। एक छोटा सा सीन बाकी रह गया था जिसमें कोई विशेष काम नहीं था, इसलिए बारिश में भी हमने अपना काम जारी रखा। लेकिन जब यह काम खत्म हो गया तो हम काफी समय के लिए बेकार हो गए। उस बीच में स्टूडियो के लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर बैठने का मौका मिलता है। मैं लगभग सारा दिन गुलाब के होटल में बैठा चाय पीता रहता था। जो भी आदमी अंदर आता था, या तो सारे का सारा भीगा होता था या आधा। बाहर की सब मक्खियां शरण लेने के लिए अंदर जमा हो जाती थी। इतना गंदा दृश्य था कि जी बिगड़ता था। एक कुर्सी पर चाय छानने का कपड़ा पड़ा है तो दूसरी कुर्सी पर प्याज काटने की बदबूदार छुरी पड़ी झक मार रही है। गुलाब साहब पास खड़े हैं और अपने गोश्त लगे दांतों के नीचे बंबई की रुई चबा रहे हैं। तुम इधर जाने को नहीं सकता, हम इधर को जाके आया, बहुत निपटारा होगा। हाँ, बड़ा वांदा हो जाएगा। उस होटल में जिसकी छत कोरोगेटेड स्टील की थी, सेठ हरम फराम जी, उनके साले एंडल जी और हीरोइनों के सिवा सब लोग आते थे। नियाज मोहम्मद को तो दिन में कई बार वहां जाना पड़ता था, क्योंकि वह चुनी मुनी नाम की 2 बिल्लियां पाल रहा था। राजकिशोर दिन में एक चक्कर लगा जाता था। ज्यों ही वह अपने लंबे कद्दावर कसरती बदन के साथ दरवाजे पर आता, मेरे सिवा होटल में बैठे तमाम लोगों की आंखें चमक उठती। एक्स्ट्रा लड़के उठ उठकर राज भाई को कुर्सी देते, और जब वह उनमें से किसी की दी हुई कुर्सी पर बैठ जाता तो वे सारे परवानों की तरह उसके चारों ओर जमा हो जाते। उसके बाद 2 तरह की बातें सुनने में आती। एक्स्ट्रा लड़कों की जबान पर पुरानी फिल्मों में राज भाई की काम की तारीफ की, और खुद राजकिशोर की जबान पर उसके स्कूल छोड़कर कॉलेज और कॉलेज छोड़कर फिल्मी दुनिया में घुसने का इतिहास। क्योंकि मुझे ये सब बातें जवानी याद हो चुकी थी, इसलिए जब ही राजकिशोर होटल में दाखिल होता, मैं उससे दुआ सलाम करने के बाद बाहर चला जाता। एक दिन जब बारिश थमी हुई थी और हरम जी फराम जी का अल्सेशियन कुत्ता नियाज मोहम्मद की 2 बिल्लियों से डरकर गुलाब के होटल में एक और दुम दुबाए भाग रहा था, तो मैंने मौलसरी के पेड़ के नीचे बने हुए गोल चबूतरे पर नीलम और राजकिशोर को बातें करते हुए देखा। राजकिशोर खड़ा हुआ अपनी साधारण आदत के अनुसार धीमे धीमे हिल रहा था, जिसका मतलब यह था कि वह अपने ख्याल के अनुसार बहुत ही दिलचस्प बातें कर रहा है। मुझे याद नहीं कि नीलम से राजकिशोर परिचय कैसे और कब हुआ था, लेकिन नीलम तो मुझे फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही अच्छी तरह जानती थी, और शायद 1-2 बार उसने मुझे उसके स्वस्थ शरीर के बारे में जिक्र भी किया था। मैं गुलाब होटल से निकलकर रिकॉर्डिंग रूम में छज्जे तक पहुंचा तो राजकिशोर ने अपने चौड़े कंधे पर से खादी का थैला एक झटके के साथ उतारा और उसे खोलकर एक मोटी सी कॉपी बाहर निकाली। मैं समझ गया यह राजकिशोर की डायरी है। प्रतिदिन सब कामों से निवृत्त होकर अपनी सौतेली माँ का आशीर्वाद लेकर राजकिशोर सोने से पहले अपनी डायरी लिखने का आदी है। यूं तो उसे पंजाबी बोली बहुत प्रिय है, लेकिन वह रोजनामचा अंग्रेजी में लिखता है, जिससे कहीं टैगोर के नाजुक स्टाइल की और कहीं गांधी के राजनीतिक ढंग की झलक नजर आती है। उसकी लेखनी पर शेक्सपियर के ड्रामों का काफी प्रभाव है, लेकिन मुझे उस स्टाइल में लिखने वालों का व्यक्तित्व कभी नजर नहीं आया। यदि यह डायरी आपको कभी मिल जाए तो आपको राजकिशोर की जिंदगी के 10-15 वर्षों का हाल मालूम हो सकता है। उसने कितने रुपए चंदे में दिए, कितने गरीबों को खाना खिलाया, कितने जुलूसों में भाग लिया, क्या पहना क्या उतारा। और यदि मेरा अंदाजा ठीक है तो उस डायरी में किसी पृष्ठ पर मेरा नाम भी 35 रुपए के साथ नजर आएंगे, जो मैंने उससे एक बार उधार लिए थे, और इस विचार से अभी तक वापस नहीं किए कि वह अपनी डायरी में उनकी वापसी का जिक्र भी नहीं करेगा। खैर, वह नीलम को उस डायरी के कुछ पृष्ठ पढ़कर सुना रहा था। मैंने दूर से ही उसके खूबसूरत होठों की सिकुड़न से मालूम कर लिया कि शेक्सपियर के तरीकों से प्रभु की प्रार्थना कर रहा है। नीलम मौलसरी के पेड़ के नीचे गोल सीमेंट के बने चबूतरे पर चुपचाप बैठी थी।
उसके चेहरे पर राजकिशोर की डायरी पाठ से किसी परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। वह राजकिशोर की उभरी हुई छाती को ही देख रही थी। उसके कुर्ते के बटन खुले थे और सफेद बटन पर उसकी छाती के काले बाल बहुत ही खूबसूरत मालूम होते थे। स्टूडियो में चारों ओर हर चीज तरीके से लगी थी। निहाज मोहम्मद की दो बिल्लियां, जो आमतौर पर गंदी रहा करती थी, उस दिन बहुत साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। वे दोनों सामने बेंच पर लेटी नरम 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 पंजों से अपना मुंह पोंछ रही थी। नीलम जॉर्जेट की बेदाग सफेद साड़ी में दिख रही थी। सफेद ब्लाउज निकल का था, जो उसकी सांवली और सुडौल बाहों के साथ बहुत ही अच्छा मध्यम सौंदर्य प्रदर्शित कर रहा था। नीलम इतनी निस्तेज क्यों दिखाई दे रही है? एक क्षण के लिए यह प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हुआ, और जब एकदम उसकी ओर आंखें चार हुई तो मुझे उसकी निगाह के किरण पुंज में अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। नीलम प्रेम पास में बंध चुकी है। उसने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की। जब राजकिशोर चला गया तो उसने मुझसे कहा, आज आप मेरे साथ चलिएगा। शाम को 6 बजे मैं नीलम के मकान पर था। जब ही हम अंदर पहुंचे, उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और मुझसे नजरें मिलाए बिना कहा, आपने जो कुछ सोचा है गलत है। मैं उसका मतलब समझ गया था, इसलिए मैंने जवाब दिया, तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने क्या सोचा था? उसके पतले होंठ पर अर्थपूर्ण धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। इसलिए कि हम दोनों एक ही बात सोच रहे थे। आपने शायद बाद में ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हम दोनों गलत थे। यदि मैं कहूं कि हम दोनों सही थे, उसने सोफे पर बैठते हुए कहा, तो हम दोनों बेवकूफ हैं। यह कहकर तुरंत ही उसके चेहरे की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई। यह कैसे हो सकता है? मैं बच्ची हूं, जो मुझे अपने दिल का हाल मालूम नहीं। तुम्हारे विचार से मेरी उम्र क्या होगी? 22 बरस। बिल्कुल ठीक। लेकिन तुम नहीं जानते कि 10 बरस की उम्र से मुझे प्रेम के अर्थ मालूम थे। अर्थ क्या हुए जी? खुदा की कसम, प्रेम करती थी। 10 से लेकर 16 बरस तक मैं एक खतरनाक प्रेम में बंधी रही हूँ। मेरे दिल में अब क्या खाक किसी को मोहब्बत पैदा होगी? यह कहकर उसने मेरे आश्चर्यचकित चेहरे की ओर देखा और उसी निराश भाव से कहा, तुम नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे सामने अपना दिल निकाल कर ही क्यों ना रख दूं, फिर भी तुम यकीन नहीं करोगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भाई खुदा कसम, वह मर जाए जो तुमसे झूठ बोले। मेरे दिल में अब किसी की मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। लेकिन इतना जरूर है कि, यह कहते कहते वह एकदम रुक गई। मैंने उससे पूछा, इतना जरूर क्या है? थोड़ी देर बाद उसके पतले होठ पर वही हल्की अर्थपूर्ण मुस्कुराहट आई, जिससे उसके चेहरे की गंभीरता में थोड़ी सी बुद्धिमानी, किसी शरारत पैदा हो जाती थी। सोफे पर से एक झटके के साथ उठकर उसने कहना शुरू किया, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि यह मोहब्बत नहीं है। कोई और बात हो तो मैं कह नहीं सकती। सादिक, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। मैंने तुरंत ही कहा, यानी तुम अपने आप से यकीन दिलाती हो? वह जल गई। तुम बहुत कमीने हो। कहने का एक ढंग होता है। आखिर तुम्हें यकीन दिलाने की मुझे जरूरत ही क्या पड़ी है? मैं अपने आप को यकीन दिला रही हूँ। लेकिन परेशानी यह है कि यकीन आ नहीं रहा। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यह कहकर वह मेरे पास बैठ गई और दाहिने हाथ की उंगलियां पकड़कर मुझसे पूछने लगी, राजकिशोर के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरा मतलब है कि तुम्हारे विचार में राजकिशोर में वह कौन सी चीज है जो मुझे पसंद आई है? उंगलियां छोड़कर उसने एक एक करके दूसरी उंगलियां पकड़नी शुरू की। मुझे उसकी बातें पसंद नहीं। मुझे उसकी एक्टिंग पसंद नहीं। मुझे उसकी डायरी पसंद नहीं। न जाने आज क्या खुराफात सुना रहा था। खुद ही तंग आकर वह उठ खड़ी हुई। समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया है। बस केवल यह जी चाहता है कि शोर हो, बिल्लियों की लड़ाई की तरह शोर मचे, धूल उड़े और मैं पसीना पसीना हो जाऊं। फिर एकदम से मेरी ओर पलटी, सादिक, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कैसी स्त्री हूँ? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्लियां और औरतें हमेशा मेरी समझ में अच्छी रही हैं। उसने एकदम से पूछा, क्यों? मैंने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, हमारे घर में एक बिल्ली रहती थी। साल में एक बार उस पर रोने के दौरे पड़ते थे। उसका रोना धोना सुनकर कहीं से एक बिलौटा आ जाया करता था। फिर उन दोनों में इतनी लड़ाई और खून खराबा होता था। लेकिन इसके बाद वह खाला बिल्ली 4 बच्चों की मां बन जाया करती थी। नीलम का मानो मुंह का स्वाद खराब हो गया। यूं, तुम कितने गंदे हो। फिर थोड़ी देर बाद इलायची के मुंह का स्वाद ठीक करने के बाद उसने कहा, मुझे औलाद से नफरत है। खैर हटाओ जी इस किस्से को। यह कहकर नीलम ने पानदान खोलकर अपनी पतली उंगलियों से मेरे लिए पान लगाना शुरू कर दिया। चांदी की छोटी छोटी कुलियों में से उसने बड़ी भलाई से चमची के साथ चूना और कत्था निकालकर फैले हुए पान पर लगाया और गिलौरी बनाकर मुझे दी।
सादिक, तुम्हारा क्या विचार है? यह कहकर वो चुप हो गई। मैंने पूछा, किस बारे में? उसने सरौते से भुनी हुई मछलियां काटते हुए कहा, इसी बकवास के बारे में जो बेकार में शुरू हो गई है। यह बकवास नहीं तो क्या है? यानी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। खुद ही फाड़ती हूँ और खुद ही सीती हूँ। यदि यह बकवास इसी तरह जारी रही तो न जाने क्या होगा। तुम नहीं जानते हो, मैं बहुत ही जबरदस्त औरत हूँ। जबरदस्त तुम्हारा क्या मतलब है? नीलम के होठों पर वही अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। तुम बड़े बेशरम हो, सब कुछ समझते हो, लेकिन बारीक बारीक चुटकियां लेकर मुझे उकसाओगे जरूर। यह कहते हुए उसने आंखों की सफेदी गुलाबी रंगत में बदल गई। तुम समझते क्यों नहीं कि मैं बहुत गर्म मिजाज की औरत हूँ? यह कहकर वह उठ खड़ी हुई। अब तुम जाओ, मैं नहाना चाहती हूँ। मैं चला गया। इसके बाद बहुत दिनों तक नीलम ने राजकिशोर के बारे में मुझसे कुछ न कहा, लेकिन उस बीच हम दोनों एक दूसरे के विचारों से परिचित थे। जो कुछ वह सोचती थी मुझे मालूम हो जाता था, और जो कुछ मैं सोचता था उसे मालूम हो जाता था। कई दिनों तक यही मौन विनिमय जारी रहा। एक दिन डायरेक्टर कृपलानी, जो बन की सुंदरी बना रहा था, हीरोइन का रिहर्सल सुन रहा था। हम सब म्यूजिक रूम में जमा थे। नीलम एक कुर्सी पर बैठी अपने पाँव की गति से धीमे धीमे ताल दे रही थी। एक बाजारू किस्म का गाना था, लेकिन धुन अच्छी थी। जब रिहर्सल खत्म हुआ तो राजकिशोर कंधे पर खादी का थैला लटकाए कमरे में घुसा। डायरेक्टर कृपलानी, म्यूजिक डायरेक्टर घोष, साउंड रिकॉर्डिस्ट पीएन मेधा, इन सबको उसने अंग्रेजी में आदाब किया। हीरोइन मिस ईदन बाई को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, ईदन बहन, कल मैंने आपको क्राफ्ट मार्केट में देखा। मैं तब आपकी भाभी के लिए मौसमिया खरीद रहा था कि आपकी मोटर नजर आई। हिलते हिलते उसकी नजर नीलम पर पड़ी, जो पियानो के पास एक ऊंची कुर्सी में धसी हुई थी। एकदम उसके हाथ नमस्कार के लिए उठे। यह देखते ही नीलम उठ खड़ी हुई। राज साहब, मुझे बहन न कहिएगा। नीलम ने यह बात इस ढंग से कही कि म्यूजिक रूम में बैठे हुए सब आदमी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। राजकिशोर खिसियाना सा रह गया और केवल इतना कह सका, क्यों? नीलम जवाब दिए बिना बाहर निकल गई। तीसरे दिन मैं नागपाड़े में दोपहर के समय श्यामलाल पनवाड़ी की दुकान पर गया तो वहां उसी घटना के बारे में चर्चा हो रही थी। श्यामलाल बड़े मजेदार तरीके से कह रहा था, साली का अपना मन मैला होगा, नहीं तो राज भाई किसी को बहन कहे और वह बुरा माने। कुछ भी हो, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। राज भाई लंगोट का बहुत पक्का है। राज भाई के लंगोट से मैं बहुत तंग आ गया था, लेकिन मैंने श्यामलाल से कुछ न कहा और चुप बैठा उसकी और उसके मित्र ग्राहकों की बातें सुनता रहा, जिनमें गप बहुत ज्यादा और असलियत बहुत कम थी। स्टूडियो में उस म्यूजिक रूम की घटना का सबको पता था, और 3 रोज से बातचीत का विषय केवल यही चीज बन रही थी कि राजकिशोर को मिस नीलम ने क्यों एकदम से बहन कहने को मना किया। मैंने राजकिशोर से उस बारे में कुछ न पूछा, लेकिन उसके एक मित्र से मालूम हुआ कि उसने अपनी डायरी में उस पर बहुत ही मजेदार रिमार्क लिखा है और प्रार्थना की है कि मिस नीलम का दिलो दिमाग पाक साफ हो जाए। इस घटना को कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई और विशेष बात ना हुई। नीलम पहले से कुछ ज्यादा गंभीर हो गई थी और राजकिशोर के कुर्ते के बटन अब हर समय खुले रहते थे, जिससे उसकी सफेदी और उभरी छाती के काले बाल नजर आते थे। क्योंकि 1-2 रोज से बारिश अभी हुई थी और बन की सुंदरी चौथे सेट का रंग सूख गया था, इसलिए डायरेक्टर कृपलानी ने नोटिस बोर्ड पर शूटिंग का ऐलान कर दिया। वह सीन जो अब लिया जाने वाला था नीलम और राजकिशोर के बीच का था, अर्थात दोनों को भाग लेना था। क्योंकि मैंने ही उसके संवाद लिखे थे, इसलिए मुझे मालूम था कि राजकिशोर बातें करते करते नीलम का हाथ चूमेगा। इस सीन में चूमने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, लेकिन चूंकि जनता की भावनाओं को उकसाने के लिए आमतौर पर फिल्मों में स्त्रियों को ऐसी वेशभूषा पहनाई जाती है जो लोगों की भावनाओं को भड़काए, इसलिए डायरेक्टर कृपलानी ने पुराने नुस्खे के अनुसार चुंबन का यह टच रख दिया था। जब शूटिंग शुरू हुई तो मैं धड़कते दिल के साथ सेट पर मौजूद था। राजकिशोर और नीलम का हाल क्या होगा, इस विचार से मेरे दिल में सनसनी की एक लहर दौड़ जाती थी। किंतु सारा सीन पूरा हो गया और कुछ न हुआ। हर संवाद के बाद एक थका देने वाली मनहूसियत के साथ आकाशदीप जलते और बुझते जाते, स्टार्ट और कट की आवाजें गरजती, और शाम को जब सीन के क्लाइमेक्स का समय आया तो राजकिशोर ने बड़ी भावुकता से नीलम का हाथ पकड़ा, लेकिन कैमरे की ओर पीठ करके अपना हाथ चूमा और अलग कर दिया। मेरा ख्याल था नीलम अपना हाथ खींचकर राजकिशोर के मुंह पर ऐसा चाटा जड़ेगी कि रिकॉर्डिंग रूम में पीएन मेधा के कानों के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन इसके विपरीत नीलम के पतले होंठ पर एक नीरस मुस्कान दिखाई दी, जिसमें स्त्री की कोमल भावनाओं का कोई चिन्ह नाम को भी नहीं था। मुझे भारी निराशा हुई, लेकिन मैंने उसका जिक्र नीलम से नहीं किया।
2-3 दिन गुजर गए और जब उसने भी मुझसे उस बारे में कुछ न कहा, तो मैंने यह नतीजा निकाला कि उसे उस हाथ चूमने वाली बात की गंभीरता का ज्ञान नहीं था। वरना यूँ कहना चाहिए कि उसे बेफ़िक्र दिमाग में उसका ख़्याल तक नहीं आया और उसकी वजह सिर्फ़ यह हो सकती है कि वह उस वक़्त राजकिशोर की ज़बान से जो औरत को बहन कहने का आदी था, प्रेमालाप सुन रही थी। नीलम का हाथ चूमने के बजाय राजकिशोर ने अपना हाथ क्यों चूमा था? क्या उसने बदला लिया था? क्या उसने स्त्री को अपमानित करने की कोशिश की थी? ऐसे कई प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हुए, लेकिन कोई जवाब न मिला। चौथे दिन जब मैं अपनी आदत के अनुसार नागपाड़े में श्यामलाल की दुकान पर गया, तो उसने मुझे शिकायत भरे स्वर में कहा, "मंटो साहब, आप तो हमें अपनी कंपनी की कोई बात सुनाते ही नहीं। आप बताना नहीं चाहते या फिर आपको कुछ मालूम नहीं होता। पता है आज राज भाई ने क्या किया?" उसके बाद उसने अपने तरीके से वह कहानी शुरू की कि बन की सुंदरी में एक सीन था, जिसमें डायरेक्टर साहब ने राज भाई को मिस नीलम का मुँह चूमने का ऑर्डर दिया था। "ना साहब, मैं ऐसा काम कभी ना करूँगा। मेरी अपनी पत्नी है। इस गंदी औरत का मुँह चूमकर क्या मैं उसके पवित्र होठों से अपने होठ मिला सकूँगा?" बस साहब, तुरंत डायरेक्टर साहब को सीन बदलना पड़ा और राज भाई ने कहा, "अच्छा भाई, तुम मुँह ना चूमो तो हाथ चूम लो।" लेकिन भाई ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। जब वक़्त आया तो उसने इस सफाई से अपना हाथ चूमा कि देखने वाले को यह मालूम हुआ कि उस साली का हाथ चूमा है। मैंने उस बातचीत का ज़िक्र नीलम से नहीं किया, इसलिए कि जब वह सारे किस्से से बेखबर थी, तो उसे व्यर्थ दुखी करने का क्या लाभ? बम्बई में मलेरिया आमतौर पर फैल जाता है। मालूम नहीं कौन-सा महीना था और कौन-सी तारीख। केवल याद है कि बन की सुंदरी का 5वां सेट लग रहा था और बारिश बड़े जोरों पर थी कि नीलम अचानक बहुत तेज बुखार से घिर गई। चूँकि मुझे स्टूडियो में कोई काम नहीं था, इसलिए मैं घंटों उसके पास बैठा, उसकी तीमारदारी करता रहता। मलेरिया ने उसके चेहरे के सांवलेपन में एक अजीब किस्म का दुखदाई पीलापन पैदा कर दिया था। उसकी आँख और उसके पतले होंठ के कोने, जिनमें अवर्णनीय मुस्कुराहट खेलती थी, अब उनमें बेबसी झलक दिख। कुनैन की टिकियों से उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था, इसलिए उसे अपनी कमज़ोर आवाज़ को ज़ोर लगाकर ऊँचा उठाना पड़ता था। उसका विचार था कि शायद मेरे कान ही खराब हो गए हैं। एक दिन जब उसका बुखार बिल्कुल दूर हो गया और वह बिस्तर पर लेटे धीमे स्वर में ईदन बाई को बीमारी में सहायक होने का धन्यवाद दे रही थी, तभी नीचे से मोटर के हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने देखा कि वह आवाज़ सुनकर नीलम के बदन पर एक ठंडी फुरफुरी सी दौड़ गई। थोड़ी देर बाद कमरे का सागौनी दरवाज़ा खुला और राजकिशोर शादी के सफ़ेद कुर्ते और तंग पायजामे में अपनी पुरानी किस्म की बीबी के साथ कमरे में घुसा। ईदन बाई को ईदन बहन कहकर सलाम किया, मेरे साथ हाथ मिलाया और अपनी बीवी को, जो तीखे-तीखे कट वाली घरेलू किस्म की स्त्री थी, हम सबसे परिचित कराकर वह नीलम के पलंग पर बैठ गया। कुछ क्षणों तक वह यूँ ही मुस्कुराता रहा, फिर उसने नीलम की ओर देखा और पहली बार उसकी धुली हुई आँखों में एक भारी भावुकता का बेड़ा तैरता हुआ देखा। मैं अभी पूरी तरह संभल भी न पाया था कि उसने क्षमा याचना के भाव से कहना शुरू किया, "मैं बहुत दिनों से इरादा कर रहा था कि आपकी बीमारी की हालत देखने आऊँ, लेकिन इस कमबख्त मोटर का इंजन कुछ ऐसा खराब हुआ कि 10 दिन गैराज में पड़ी रही। आज आई तो मैंने अपनी बीवी की ओर इशारा करके शांति से कहा, भाई चलो इसी वक्त उठो, रसोई का काम कोई और कर लेगा। आज इत्तेफाक से रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। नीलम बहन की कुशलता भी पूछाएंगे और उनसे राखी भी बंधवाएंगे।" यह कहकर उसने अपने खादी के कुर्ते से एक रेशमी फुदने वाला गजरा निकाला। नीलम के चेहरे पर पीलापन और ज्यादा दुखदाई हो गया। राजकिशोर जानबूझकर नीलम की ओर नहीं देख रहा था, इसलिए उसने ईदन बाई से कहा, "लेकिन ऐसे नहीं, खुशी का मौका है। बहन बीमार बन राखी नहीं बांधेगी। शांति, चलो उठो, इनको लिपस्टिक आदि लगाओ। मेकअप बॉक्स कहाँ है?" सामने मेंटल पीस पर नीलम का मेकअप बॉक्स पड़ा था। राजकिशोर ने लंबे लंबे डग उठाए और उसे ले आया। नीलम चुप थी, उसके पतले होंठ बिछ गए, जैसे वह अपनी चीख बड़ी मुश्किल से रोक रही थी। जब शांति ने पतिव्रता स्त्री की भांति उठकर नीलम का मेकअप करना चाहा, तो उसने कोई प्रतिवाद न किया। ईदन बाई ने एक बेजान लाश को सहारा देकर उठाया और जब शांति ने बहुत ही बेढंगेपन से होठों पर लिपस्टिक लगाना शुरू किया, तो वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। नीलम की वह मुस्कुराहट एक मौन चीख थी। मेरा ख्याल था, नहीं, मुझे यकीन था कि एकदम कुछ होगा। नीलम के बिछे हुए ओठ एक धमाके के साथ बंद हो गए और जिस तरह बरसात में पहाड़ी नाले बड़े-बड़े मजबूत बांध तोड़कर दीवानों की तरह आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरह नीलम अपनी रुकी हुई भावुकता के तूफानी बहाव में हम सबके कदम उखाड़कर खुदा जाने किन गहराइयों में धकेल ले जाएगी। लेकिन आश्चर्य,
वह बिल्कुल चुप रही। उसके चेहरे पर दुखदाई पीलापन गजरे और लाली के ढेर में छिपता रहा और वह पत्थर की मूर्ति की भांति बेबस बनी रही। अंत में जब मेकअप पूरा हो गया तो उसने राजकिशोर से आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ता से कहा, लाइए, अब मैं राखी बांध दूं। रेशमी फूदने वाला गजरा थोड़ी देर में राजकिशोर की कलाई पर था और नीलम, जिसके हाथ कांपने चाहिए थे, बड़े धैर्य और शांति के साथ उसमें गांठ दे रही थी। इस कार्य के बीच एक बार फिर मुझे राजकिशोर की धुले ही आंखों में एक कोमल भावुकता की झलक नजर आई, जो तुरंत ही उसकी हंसी में गायब हो गई। राजकिशोर ने एक लिफाफे में रीति के अनुसार नीलम को कुछ रुपए दिए, जो उसने धन्यवाद देकर अपने तकिए के नीचे रख लिए। जब ये लोग चले गए, मैं और नीलम अकेले रह गए, तो उसने मुझ पर एक उजड़ी हुई निगाह डाली और तकिए पर सिर रखकर चुपचाप लेट गई। पलंग पर राजकिशोर अपना थैला भूल गया था। जब नीलम ने उसे देखा तो पांव से एक और रख दिया। मैं लगभग 2 घंटे तक इसके पास अखबार पढ़ता रहा। जब उसने कोई बात न की तो मैं बिना पूछे चला गया। इस घटना के 3 दिन बाद मैं नागपाड़े में अपनी 9 रुपये माहवार की कोठरी में बैठा सेव कर रहा था और दूसरी कोठरी में अपनी साथिन मिसेज फर्मेंडेज की गालियां सुन रहा था कि एकदम कोई अंदर आया। मैंने पलट कर देखा, नीलम थी। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि कोई और है। उसके होठे पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक कुछ इस तरह फैली हुई थी जैसे मुंह से खून निकल कर बहता है और पोंछा नहीं गया हो। सिर पर एक बाल भी सही हालत में नहीं था। सफेद साड़ी अस्त व्यस्त थी। ब्लाउज के 3-4 हुक खुले हुए थे और उसकी सांवली छातियों पर खरासे नजर आ रही थी। नीलम को उस हालत में देखकर मुझसे पूछा ही न गया कि तुम्हें क्या हुआ और मेरी कोठरी का पता कैसे लगाकर पहुंची हो। पहला काम मैंने यह किया कि दरवाजा बंद किया। जब मैं कुर्सी खींचकर उसके पास बैठा तो उसने अपने लिपस्टिक के लिथड़े हुए होंठ खोले और कहा, मैं सीधी यहाँ आ रही हूँ। मैंने धीमे से पूछा, कहाँ से? अपने घर से। और मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अब वह जो बकवास शुरू हुई थी खत्म हो गई है। कैसे? मुझे मालूम था कि वह फिर मकान पर आएगा, उस वक्त जब और कोई नहीं होगा। और वह आया, अपना थैला लेने के लिए। यह कहते हुए उसके पतले होठों पर जो लिपस्टिक के बिल्कुल बेशक्ल कर दिए थे, हल्की सी अर्थपूर्ण मुस्कुराहट आई। वह अपना थैला लेने आया था। मैंने कहा, चलिए, दूसरे कमरे में पड़ा है। मेरा भाव शायद बदला हुआ था क्योंकि वह कुछ घबरा सा गया। मैंने कहा, घबराइए नहीं। जब हम दूसरे कमरे में घुसे तो मैं थैला देने के बजाय ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और मेकअप करना शुरू कर दिया। इतना कहकर वह चुप हो गई। सामने मेरी टूटी हुई मेज पर शीशे के गिलास में पानी पड़ा था। उसे उठाकर नीलम गटागट चढ़ा गई और साड़ी के छोर से अपना होंठ पोंछकर उसने कहना जारी किया, मैं 1 घंटे तक मेकअप करती रही। जितनी लिपस्टिक होठों पर थूप सकती थी मैंने थूपी, जितनी लाली मेरे गालों पर चढ़ सकती थी मैंने चढ़ाई। वह चुप एक कोने में मेरी शक्ल देखता रहा। जब मैं बिल्कुल चुड़ैल बन गई तो मजबूत पैरों के साथ चलकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने जब अपने सवाल का जवाब पाने के लिए नीलम की ओर देखा तो वह मुझे बिल्कुल दूसरी नजर आई। साड़ी से होंठ पोंछने के बाद उसके होठों की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। इसके अलावा उसका भाव उतना ही दबा हुआ था जितना लाल गरम किए हुए लोहे का, जिसे हथौड़े से पीटा जा रहा हो। उस समय तो वह चुड़ैल नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब उसने मेकअप किया होगा तो जरूर चुड़ैल दिखाई देती होगी। मेरे प्रश्न का जवाब उसने तुरंत ही नहीं दिया। टाट की चारपाई से उठकर वह मेरी मेज पर बैठ गई और कहने लगी। मैंने उसको झंझोड़ दिया, जंगली बिल्ली की तरह। मैं उसके साथ चिमट गई। उसने मेरा मुंह नोचा, मैंने उसका। बहुत देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते रहे। ओह, उसमें क्या बला की ताकत थी! लेकिन जैसा कि मैं तुमसे एक बार कह चुकी हूँ, मैं बहुत जबरदस्त औरत हूँ। मेरी कमजोरी, वह कमजोरी जो मलेरिया ने पैदा की थी, मुझे बिल्कुल मालूम ना हुई। मेरा शरीर तप रहा था। मेरी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। मेरी हड्डियां कड़ी हो रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने उससे बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं था क्यों, मुझे पता नहीं था किस लिए। बेसोचे समझे उससे भिड़ गई। हम दोनों ने कोई भी बात जुबान से ना निकाली। मैं चीखती रही, वह केवल हूं हूं करता रहा। उसके सफेद खादी के कुर्ते की कई बोटियां मैंने उस उंगलियों से नोची। उसने मेरे बाल कई लटें जड़ से निकाल डाली। उसने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी।
लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि विजय मेरी ही होकर रहेगी। इसलिए वह कालीन पर मुर्दे की तरह लेटा था और मैं इतनी हाँफ रही थी, ऐसा लगता था कि मेरी सांस एकदम रुक जाएगी। इतना हाँफते हुए भी मैंने उसके कुर्ते को चीर फाड़ डाला। उस समय जब मैंने उसका चौड़ा चकला सीना देखा तो मुझे मालूम हुआ कि वह बकवास क्या थी। वही बकवास जिसके बारे में हम दोनों सोचते थे और कुछ समझ नहीं सकते थे। यह कहकर वह तेजी से उठ खड़ी हुई और अपने बिखरे हुए बालों को सिर के हिलाने से एक और झटकने लगी। सादिक, कमबख्त का शरीर वास्तव में ही सुंदर है। जाने मुझे क्या हुआ, एकदम मैं उस पर झुकी और उसे काटना शुरू कर दिया। वह सी सी करता रहा, लेकिन जब मैंने उसके होठों से अपने लहू भरे होंठ लगाए और उसे एक खतरनाक जलता हुआ चुंबन दिया, तो वह फल बेचने वाली स्त्री के भांति ठंडा हो गया। मैं उठ खड़ी हुई। मुझे उससे एकदम घृणा उत्पन्न हो गई। मैंने पूरी ऊंचाई से उसको नीचे की ओर देखा। उसके सुंदर सुंदर शरीर पर मेरे खून और लिपस्टिक की लाली ने बहुत बुरे बेल बूटे बना दिए थे। मैंने अपने कमरे की ओर देखा तो हर चीज बनावटी नजर आती। इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोला कि शायद मेरा दम घुट जाएगा और सीधे तुम्हारे पास चली आई। यह कहकर वह चुप हो गई, मुर्दे की तरह चुप। मैं डर गया। उसका यह एक हाथ जो चारपाई से नीचे लटक रहा था, मैंने छुआ। आग की तरह गर्म था। नीलम, नीलम, मैंने उसे कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। आखिर मैंने जब बहुत जोर से भयानक आवाज में नीलम कहा तो वह चौंकी और उठकर जाते हुए उसने केवल इतना कहा, मेरा नाम राधा है सादत। यह थी सादत हसन मंटो की कहानी, मेरा नाम राधा है।